सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और रिसेंटली पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक समझाइए या फिर लिखिए। तो देखो, विशिष्ट चालकता क्या होती है, जो स्पेसिफिक जो हमारी जो चालकता होती है वो क्या होती है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है और जो डिफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या याद रखना है बस कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका जस्ट उल्टा कर दें अगर हम, तो हमें उसकी क्या मिल जाएगी, विशिष्ट चालकता मिल जाएगी। ठीक है, इससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा का सिंबल होता है, आपको के बनाना है ऐसे और इसके दोनों कोनों को इस तरह से ऐसे काट देना है। ठीक है, तो ये सिंबल होता है हमारा कप्पा का। और यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला भी इसका दिख रहा होगा, एक कप्पा इक्वल टू 1 रो। तो यहाँ पर पी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये रो आपका इस तरह से बनता है, इस तरह से। ठीक है, नीचे घूमा हुआ, तो इसको बोलते हैं, ये जो नीचे रो है इसको बोल रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो है हमारा है ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और ये है हमारी है चालकता। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ लिया, कप्पा इक्वल टू 1/रो। और इसके मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो मात्रक होगा इसका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर नीचे सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये पूरी विशिष्ट चालकता की जो डिफिनेशन थी और जो मात्रक था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि आप लोग उसको बाद में नोट बना पाओ। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो आप लोगों ने अपनी किताब में इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये जो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि क्या होगा वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे AgNO3 वाला भी होता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा रहता है। तो इसी तरह से ये है कॉपर सल्फेट को विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 3 नंबर में आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए इसको करना क्या है, आप लोग को एक सिंपल सा इसका तरीका है। सबसे पहले आंसर लिखोगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की जो सक्रियता होती है वो लोहे से कम होती है। तो लोहे के ऊपर इम्बिल्ड हो जाएगा हमारा क्या, कॉपर, जिसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना, जंग लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा लोहे में, तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप लोग खुले में उसको अगर लोहे को रख दो और पानी उस पर पड़ रहा है और जो हवा उस पर लग रही है, तो उस पर एक ना एक दिन आप लोग देखोगे जंग लग जाएगी और वो लोहा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी है आगे आप लोग की केमिस्ट्री में, आप लोग पढ़ोगे उसको और हम भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आप लोग को इसका आंसर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल के वैद्युत वाहक बल यानी कि EMF से क्या तात्पर्य है। तो EMF हमारा क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो बहुत जगह आप लोगों ने EMF का नाम सुना होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह में। तो आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह विभवांतर, कोई सेल होते हैं जो उसमें इलेक्ट्रोड छड़ होती हैं, उन इलेक्ट्रोड छड़ों के मध्य वह विभवांतर, उन इलेक्ट्रोड विभवों, जो इलेक्ट्रोड पे जो वोल्टेज लग रहा होता है उसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, और उस सेल से जब परिपथ में कोई वैद्युत धारा नहीं बहती है तो उस सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई भी वैद्युत धारा ना बह रही हो, तो उस समय जो सेल में जो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत वाहक बल यानी कि EMF। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। समपराशरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा हो, सम पराशर मतलब जो दाब है वो क्या होना चाहिए, सम यानी कि बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर हो रहेगा कि ऐसे विलयन जिनमें परासरण दाब समान ताप पर समान हो वे विलयन समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनका जो परासरण दाब है वो अगर टेम्परेचर सेम रहे तो वो भी दाब भी बराबर हो जाए, तो ऐसे विलयन हमारे जो होंगे वो समपराशरी विलयन कहलाएंगे। और दो समपराशरी विलयनों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। जो परासरण की क्रिया होती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना या फिर कम सांद्रता से अधिक की ओर जाना, तो बीच में अगर अर्धपारगम्य झिल्ली डाल भी देंगे तब भी इनमें क्या होगा, परासरण नहीं होता है। उसके बाद है मोललता को परिभाषित कीजिए। जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, सिंपल शब्दों में लिखेंगे, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय
के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, विलायक क्या होता है हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ये आपको ये कोई पॉट रखा हुआ है, कोई पात्र है, इसमें पहले से क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक, तो पानी जो है वो मेरा होता है विलायक, और ऊपर से आप कुछ भी इसमें डाल दो, ठीक है, शक्कर डाल दो, नमक डाल दो, बालू डाल दो, तो वो हो जाएगा मेरा विलेय। तो ठीक है, विलायक और विलेय में अंतर आप लोग को समझ में आ गया। तो इसकी डिफिनेशन अब और फिर से देखिए एक बार। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक, मतलब जो 1 किलोग्राम मान लो अगर पानी भरा हुआ है उसमें, ठीक है, 1 लीटर, तो उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उसमें कितने मोल हमने विलय डाले हैं, उसमें मोलों की संख्या मतलब कितने ग्राम हमने विलय डाला है। ठीक है, तो उस विलय के मोल निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पर मोललता कहते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करा जाता है। इसको मोललता निकालने का फॉर्मूला होता है मोललता इक्वल टू विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार किलोग्राम में। तो मोललता में जो होता है वो भार किलोग्राम में होता है, और मोलरता में अंतर केवल इतना होता है, यहाँ नीचे आयतन होता है वो भी लीटर में। तो इतना कॉमन सा अंतर है मोललता और मोलरता के अंदर। ठीक है, जहाँ पर मोललता हो जाए वहाँ पर आपको भार लिखना है किलोग्राम में, और जहाँ मोलरता हो जाएगी वहाँ पर आपको लिखना है नीचे आयतन लीटर में। बाकी सब कुछ बिल्कुल पूरी डिफिनेशन सेम रहती है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कैसे इसका फॉर्मूला और डिफिनेशन सेम रहती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 लीटर विलयन में घुले, ऊपर क्या था 1 किलोग्राम विलयन में घुले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा कि फॉर्मूला दोनों का सेम है। जैसे ये देखिए मोलरता का क्या है, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। इसमें ये हो जाएगा मोलरता में विलय के मोल, देखो ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, नीचे क्या हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि छोटा सा डिफरेंस होता है मोलरता और मोलरता के बीच में। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पूरी ज़्यादा समझ में आ गई होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग के लिए अब डेली मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।